Hello class 8th, this is Abhishek Mishra, your assistant teacher, and today we are going to read second chapter of your history, the establishment of company power. So as you know that कि भारत में लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया। हम लोग उनकी कॉलोनी के रूप में जाने जाते थे। कॉलोनी क्या होता है, उसे कहते हैं उपनिवेश। जब किसी बड़ी ताकत, किसी बड़े देश का किसी छोटे या गरीब कमज़ोर देश पर उसकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर उसका कब्ज़ा हो जाता है, तो वो देश, वो छोटा देश, वो कमज़ोर देश उस बड़े देश का उपनिवेश कहलाता है। सो बेसिकली जब बात हो रही है यहाँ पे लगभग उस समय की जिस समय सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सभी अफ्रीका और एशिया के कई देशों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। क्यों जमाना चाहते थे? भाई देखिए, अफ्रीका और एशिया के देशों में जो रॉ मटेरियल्स होते थे, जो जैसा कि आप जानते ही हो, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। क्यों कहलाता था? क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत थे, रिसोर्सेज बहुत थे। तो अफ्रीका और एशिया में जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, अफ्रीका और एशिया के कई देशों को अपना कॉलोनी बनाया, अपना उपनिवेश बनाया। सो नाउ we read the chapter and I will explain to you each and every paragraph. If you have any problem, any doubt, then you can ask me at the doubt section. Okay, then listen. Mercantilism and the establishment of company power. Goods from the east such as silk and porcelain from China and fine cottons, spices and jewelry from India were in heavy demand in countries of the west. तो पश्चिम के जो देश थे वो यहाँ पर आए क्यों? उनको क्या लालच था? तो ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सिल्क अच्छा मिलता था। जैसे सिल्क रूट के बारे में आपने पढ़ा होगा, चाइना के रूट के बारे में पढ़ा होगा। पोर्टलैंड मीन्स होता है कि भाई चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं जो चाइना से जाते थे यूरोप में, साथ ही साथ जो कॉटन है, मसाले हैं, ज्वेलरी है जो कि भारत में बहुत अच्छी पाई जाती थी। भारत में बहुत उच्च क्वालिटी की चीज़ें होती थी, मसाले होते थे और जिनकी वेस्ट की कंट्रीज़ में, यूरोप में बहुत डिमांड थी। In 1498 CE, Vasco da Gama, a Portuguese explorer, discovered a direct sea route from Europe to India. Soon trading companies began to be formed in different European countries to take advantage of the rich opportunity for profit that existed in trade with the East. With this intent, a small group of English merchants formed the English East India Company in 1600 in England. तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो, भारत तक के लिए जो सी रूट है उसकी खोज किसने की? अ पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर जिसका नाम है वास्को ड गामा, जो भारत में आया 1498 में। ओके, कलकत्ता के कालीकट नामक बंदरगाह में, जो यहाँ नहीं लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। तो 1498 में वास्को ड गामा भारत आया कोलकाता के कालीकट बंदरगाह में, और जल्द ही जब वो आया तो उसके बाद यूरोप में खबर फैल गई और यूरोप के कई कंट्रीज़ के लोग, मर्चेंट्स, भारत की तरफ आकर्षित हुए। तो अब इस अपॉर्चुनिटी का जो फ़ायदा है सब उठाना चाहते थे, प्रॉफिट कमाना चाहते थे, और इसी इंटेंशन के साथ इंग्लिश मर्चेंट, ब्रिटेन के जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे, जो अंग्रेज़ व्यापारी थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इन 1600 इन इंग्लैंड। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड देम मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स होता है एकाधिकार। मोनोपोली मीन्स क्या होता है? एकाधिकार, एक का अधिकार, जहाँ पर सारे राइट्स सिर्फ एक के पास हों, उसे कहते हैं मोनोपोली।
तो क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड के उन व्यापारियों के समूह को मोनोपोली दे दी ओवर ट्रेड इन ईस्ट, ईस्ट में ट्रेडिंग करने की पूरी इजाज़त दे दी, सारे अधिकार दे दिए। इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट, दिस मेंट दैट नो अदर इंग्लिश कंपनी कुड ट्रेड विद द ईस्ट। तो अब इसका मतलब क्या था? मोनोपोली, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोनोपोली मतलब होता है कि भाई एक का अधिकार होना, एकाधिकार होना। तो जब एक का अधिकार है तो इसका मतलब है कि कोई दूसरी कंपनी इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी ईस्ट के साथ व्यापार नहीं कर सकती सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के। एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन was one of the main aims of countries that followed the policy of mercantilism. Elimination of the competition, ये जो मर्केंटलिज्म की पॉलिसी थी ना, ये पॉलिसी थी कि भाई जो कंपटीशन है देशों के बीच में, was one of the main aims of countries that followed the policy of mercantilism, कि भाई कंपटीशन को ख़त्म करना है, किसी भी तरीके से कंपटीशन को ख़त्म करना है, और हर देश चाहता था केवल उसी की मोनोपोली हो, वही व्यापार करे। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फॉर मर्केंटलिज्म। अभी हम लोग जानेंगे ये वाणिज्यवाद होता क्या है। वाणिज्यवाद कहते हैं मर्केंटलिज्म को। तो ये होता क्या है, देखिए, मर्केंटलिज्म वॉज अ इकोनॉमिक पॉलिसी दैट वॉज हाईली पॉपुलर इन यूरोप बिटवीन द 16th एंड 18th सेंचुरी। जो मर्केंटलिज्म होता है ये एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो कि 16वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के कई देशों के बीच में बहुत प्रचलित थी। अब मैं आपको एक बार में एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या। ओके, सो लुक, एज पर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द इकोनॉमी एंड ट्रेड इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री पावरफुल एंड टू एक्यूमुलेट वेल्थ। तो क्या इस पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कोशिश की कि कंट्रोल करे इकोनॉमी को एंड ट्रेड को, जिससे कि उनके देश पावरफुल हो सकें और वो बहुत सारा धन इकट्ठा कर सके। देश क्या चाहते थे? गवर्नमेंट्स चाहती थी यूरोप की कंट्रीज़ की कि वो इकोनॉमी पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर, और साथ ही साथ विश्व में पूरे देश में जो ट्रेडिंग हो रही है, बेसिकली ट्रेडिंग क्या होती है जानते हो? एक जगह से सामान खरीद कर दूसरी जगह ले जाकर बेच देना, ये ट्रेडिंग होती है। तो इस पर नियंत्रण करना चाहता था हर देश, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सके और वो पावरफुल बन सके, डेवलप्ड बन सके। टू एक्यूमुलेट वेल्थ, एक्सपोर्ट हैड टू बी डिक्रीज्ड एंड एक्सपोर्ट हैड टू बी इंक्रीज्ड एंड इम्पोर्ट्स डिक्रीज्ड। दिस वुड अलाउ द वेल्थ of other countries to flow in and prevent the wealth of the home country from flowing out. Thus mercantilism promoted the exploitation of other countries for domestic gain. तो बेसिकली क्या था? एक्यूमुलेट करना चाहता था, हर देश चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर सके ताकि उनका देश डेवलप्ड कंट्री कहला सके, उनका देश विकसित हो सके। तो उसके लिए उन्होंने, अब देखिए, अब इसके लिए क्या ज़रूरी था? ज़रूरी था कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। हर देश के लिए बहुत ज़रूरी था कि अगर वो अपनी इकोनॉमी मजबूत करना चाहता है तो वो एक्सपोर्ट पर ध्यान दे। जितना उसके देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? जो करेंसी है, उसके देश की जो वेल्थ है, उसका फ्लो रुकेगा, और साथ ही साथ दूसरे देशों की जो इनकम है, पैसा है, वो उनके देश में आएगा और वो आसानी से जो है उनका देश वेल्थ इकट्ठा कर सकेगा, धनी बन सकेगा और डेवलपमेंट के सारे गोल्स को अचीव कर पाएगा। मर्केंटलिज्म बिलीव्ड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज, द कॉलोनीज फॉर एग्जाम्पल इंडिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए इन्होंने क्या किया? एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया। मर्केंटलिज्म अपने देश को मजबूत बनाने के लिए इन देशों ने यूरोप और एशिया के कई देशों को अपना गुलाम बनाया। अब उन कॉलोनीज़ में कौन था? फॉर एग्जांपल इंडिया वर मेंट टू सप्लाई रॉ मटेरियल एंड एक्ट एज मार्केट फॉर गुड्स मेड इन कॉलोनाइजिंग कंट्री। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन,
दे कुड नॉट मैन्युफैक्चर गुड्स ऑफ देयर ओन। अब भारत से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, अपने देश में कपड़ा वगैरह या और बहुत सी चीज़ें बनाते थे और वापस भारत में लाके महंगे दामों में बेचते थे। भारत की मार्केट का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उसका यूज़ करते थे, भारत के लोगों का यूज़ करते थे। तो अब इससे क्या होता था, उनके देश में वेल्थ जाती थी, वो लोग और अमीर होते थे, ठीक है, उनके पास और पैसा इकट्ठा होता था। बेसिकली मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि भारत से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और उसका इस्तेमाल, उसे प्रोसेस करके भारत में ही आके बेच देते थे और भारत की मार्केट का उपयोग करते थे, फ़ायदा उठाते थे। और भारत जो कॉलोनीज़ थी, जो कॉलोनी कंट्रीज़ थी, जो ऐसे उपनिवेश देश अपने देश में मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते थे गुड्स का, ऐसे रूल्स बना देते थे कि वो गुड्स का मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे। और बाय चांस करते भी थे, क्योंकि आप जानते हो कि इंग्लैंड में उस समय तक इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, तो वहाँ के प्रोडक्ट का से कम्पीट करना, इंग्लैंड के बने प्रोडक्ट से कम्पीट करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो इतना असंभव था क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से वहाँ पे मशीनों से काम होता था, यहाँ पर इतना टेक्निक अभी आई नहीं थी, तो वहाँ से बने हुए प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते होते थे, तो यहाँ के व्यापारी तो उनसे कम्पीट कर ही नहीं सकते थे ना। सो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेटेड ऑन दिस प्रिंसिपल and thus sought to take as much as of India's resources and wealth as possible without giving anything back। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इसी सिद्धांत पे काम किया और ज़्यादा से ज़्यादा भारत के रिसोर्स का इस्तेमाल किया, वेल्थ का इस्तेमाल किया, वेल्थ को हासिल किया बिना कोई चीज़ वापस किए। मतलब ऐसा नहीं कि भारत को कुछ फ़ायदा हो रहा था खास, बेसिकली भारत का तो एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा था। टू बी एबल टू बी this effectively, they also had to eliminate competition from other European countries। We will learn about how they did so in this chapter। तो देखिए, ऐसा नहीं था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो बाकी देश नहीं आए, फ्रांस भी था और उसके साथ साथ पुर्तगाल भी था, पुर्तगीज़ वाले भी थे। तो अब इन लोगों के साथ कैसे कम्पीट करना पड़ा ब्रिटेन की कंपनीज़ को और कैसे आपस में झगड़े हुआ करते थे, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लास आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन यू कैन आस्क मी द डाउट सेक्शन। ओके, आप मुझसे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो जो भी प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू। इन 1615 द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी obtained permission from the Mughal Emperor Jahangir to establish trading post at सूरत। तो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि 1615 में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, obtained permission from the मुग़ल एम्परर, उन्होंने मुग़ल एम्परर से क्या किया, परमिशन मांगी। फ्रॉम किसके लिए, व्यापार करने के लिए। मुग़ल कौन से एम्परर से, जहांगीर से। कब, 1615 में। कहाँ पर, सूरत में व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग पोस्ट और फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए। सूरत बिकेम द फर्स्ट एंड द चीफ इंग्लिश सेटलमेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। द कंपनी ऑल्सो बिल्ट ट्रेडिंग पोस्ट एट मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, ग्रेजुअली फोर्टिफाइड Gradually fortified settlements were built around these trading posts and they expanded to from presidency towns। अब देखिए, सूरत में सबसे पहले इन्होंने अपना डेरा जमाया, ठीक है, जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है। उसके बाद इन्होंने मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, यहाँ पर भी अपने ट्रेडिंग पोस्ट लगाए, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेंडेशन चालू किया। कैसे, इन्होंने प्रेसिडेंसी टाउन्स बना दिए, मद्रास को, बॉम्बे को, कलकत्ता को, ठीक है, लगभग 1699 को। ये चीज़ें याद रखिएगा कि 1699 में प्रेसिडेंसी टाउन्स किन्हें बनाया गया, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। ओके, इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज प्रेसिडेंसी टाउन्स बिकेम द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स ऑफ द ब्रिटिश।
तो ये जो है चीफ मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बन गए, मेन सेंटर्स बन गए ब्रिटिशर्स के, और यहीं से सारा ऑपरेशन होता था, सारा कार्य किया जाता था, पूरी तरह से एक तरह से कैपिटल बन गए ये देश, ये शहर। तो क्या बताया मैंने कि ये जो टाउन्स हैं मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ये जो टाउन्स हैं, मद्रास 1684 में प्रेसिडेंसी टाउन बना, 1687 में बॉम्बे और 1699 में कलकत्ता, और समय के साथ साथ ये जो टाउन्स हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गए ब्रिटिश के। विद टाइम fierce competition developed between English and the other European trading power present in the Indian subcontinent. Finally, the British triumphed, with only the French remaining to challenge their authority. तो जैसा कि मैंने बताया, तो ऐसा तो नहीं था कि केवल वो ब्रिटेन ही अकेला व्यापार कर रहा था, उसके साथ साथ फ्रांस था, पुर्तगाल था, ठीक है। तो इन लोगों के बीच में अक्सर बेटा लड़ाइयाँ हुआ करती थी, बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन अंत में ब्रिटेन ही जीता, क्योंकि ब्रिटेन बहुत ताकतवर था उस समय। बस फ्रांस ही ऐसा बचा था जो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करता रहता था। द टू पावर्स सून बिकेम एम्ब्रॉयडर्ड into a series of wars known as the trade wars. तो जैसा आप जानते हो, एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकती हैं, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बहुत सारी ट्रेड वॉर्स हुई, व्यापार को लेकर लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए, और ये ट्रेड वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ जो मैं एक एक नाम बता रहा हूँ, देखिए एग्ज़ाम में क्या आता है, मैं आपको अभी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ये नहीं कहिएगा कि भाई मैंने आपको बताया नहीं, ध्यान से सुनिए। तो एग्ज़ाम में बेसिकली आता है कि नाम, किसने क्या किया, कब हुआ, कौन सी डेट है, ठीक है, ये सब चीज़ें। जैसा कि मैंने आपको बताया, जहांगीर ने परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर व्यापार करने की। सबसे पहली कंपनी उन्होंने सूरत में डाली थी। प्रेसिडेंशियल जो सिटीज़ मैंने बताई, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर हो गए मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। तो द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच had a long history of rivalry in Europe, which continued in India as they both tried to establish colonies here. तो जो ब्रिटेन था, फ्रांस था, इनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत लंबी पुरानी हिस्ट्री है ऑफ राइवलरी है इनकी, राइवलरी रही थी इनकी उस समय, ठीक है। जो भारत में भी, क्योंकि फ्रांस भी उस समय डेवलप्ड था, वो भी दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता था यूरोप में, ठीक है, यूरोप में वही ब्रिटेन भी करना चाहता था, तो दोनों देशों के बीच कंपटीशन लगा रहता था, ठीक है। तो काफ़ी झगड़े भी होते थे। 1746 में से लेकर 1763 तक द टू पावर्स फॉट 3 वॉर्स हेयर एंड फॉर गेनिंग सुप्रीमेसी इन इंडिया। तो देखिए लगभग 17 ईयर्स के बीच में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। 1746 से 1763 के बीच में 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई इन दोनों पावर्स के बीच में। सिंस द फर्स्ट क्लैश बिटवीन देम टुक प्लेस इन द कर्नाटिक रीजन। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, कर्नाटिक रीजन। पहली लड़ाई कर्नाटिक रीजन में हुई। और मतलब ये जो लड़ाइयाँ हुई मुख्य रूप से, दीज वॉर्स आर ऑल्सो नोन एज द कर्नाटिक वॉर। तो इन वॉर्स को कर्नाटिक वॉर के नाम से भी जाना जाता है। द ब्रिटिश वर अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। उस समय जो ब्रिटेन था उनकी कमांड किसके हाथ में थी? रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में। और जो फ्रेंच थे उनको लेड कर रहे थे, उनके लीडर थे उस समय जोसेफ ड्यूप्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसे याद रखिएगा। द रूलर्स ऑफ हैदराबाद, कर्नाटिक एंड मैसूर वर इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। तो जो हैदराबाद के रूलर्स थे, साथ ही साथ जो कर्नाटिक और मैसूर हमेशा आपस में लड़ा करते थे। द फ्रेंच एंड ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। बेसिकली मैंने क्या बताया, जो रूलर्स थे हैदराबाद के और जो बेसिकली जो कर्नाटिक जो रीजन है और जो मैसूर का रीजन है, यहाँ पे जो राजा रजवाड़े थे वो आपस में उनकी बनती नहीं थी, वो हमेशा लड़ा करते थे एक दूसरे से। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाया। उन्होंने क्या किया, एक का पक्ष ब्रिटेन ने ले लिया, एक का पक्ष फ्रांस ने ले लिया, और आपस में उन्होंने क्या किया, लड़ाइयाँ शुरू की। द फ्रेंच सफ़र्ड अ सेटबैक इन ऑल द 3 वॉर। लेकिन तीनों वॉर्स में फ्रेंच जो है हार गए।
मतलब उन्हें बहुत बड़ा सेटबैक लगा, नुकसान लगा। एंड वर अलाउड टू रिटेन ओनली 2 ट्रेडिंग पोस्ट इन पांडुचेरी एंड चंदरनगौर। तो इनको केवल ये 2 ट्रेडिंग पोस्ट दे दिए गए, भाई कि आप इन्हीं 2 पोस्ट में व्यापार करेंगे, क्योंकि वो हार गए थे। तो पांडुचेरी और चंदरनगौर उन्हें दे दिया गया। However, they were not allowed to fortify these places. लेकिन इन प्लेसेस को कि किलेबंदी करने में, कोई ऐसा किला वगैरह बनाने में, अपने को मजबूत करने के लिए इनको परमिशन नहीं दी गई, सिर्फ व्यापार करने की परमिशन दी गई। So class, with this we come to end of this lecture. I hope you liked it. If you have any problem, any doubt, then you can ask me in the doubt section. किसी भी पैराग्राफ को आप दोबारा पढ़ना चाहते हो या आपको अच्छे से समझ नहीं आया, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया, वो टॉपिक आप स्कूल लॉग ऐप में मेरे को बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, आई एम रेडी फॉर यू। मैं हर चीज़ में आपके लिए तैयार हूँ। बस प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से उसे निशान लगाते चलिए, नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।